नमस्कार। चलिए आज भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सफर को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है पुराने जमाने के मसाला रूट से और पहुंचती है आज के ग्लोबल इकोनॉमी तक। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि भारत दुनिया के साथ कैसे कारोबार करता है। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, मशीनों के बदले चाय, क्या ये एक अच्छा सौदा लगता है? ये बहुत ही साधारण सा सवाल है, लेकिन इसी सवाल में इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा आइडिया छिपा हुआ है। मतलब देश अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों का लेन देन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये समझना जरूरी है कि जब हम देशों के बीच व्यापार की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या है और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों होता है। देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है दो या ज्यादा देशों के बीच सामान और सेवाओं का लेन देन। जैसे जब भारत किसी दूसरे देश से स्मार्टफोन खरीदता है तो उसे कहते हैं इंपोर्ट यानी आयात, और वहीं जब हम अपने देश में बनी दवाइयाँ किसी और देश को बेचते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट यानी निर्यात। सिंपल। और यहीं से दो बहुत जरूरी शब्द निकल कर आते हैं, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। सोचिए, अगर कोई देश बेचता ज्यादा है और खरीदता कम तो फायदा हुआ है ना, उसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस। लेकिन अगर वो खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है तो उसे होता है ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। हिस्टोरिकली भारत में व्यापार घाटा रहा है और हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों। चलिए अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं और भारत की व्यापारिक कहानी पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी कह सकते हैं कि एक नाटक की तरह है जिसके 4 बड़े और जरूरी एक्ट्स हैं। देखिए कि भारत का रोल दुनिया में कैसे एकदम बदल गया। पुराने जमाने में भारत एक बहुत बड़ा ट्रेडर था, दुनिया यहाँ के मसालों और सिल्क के पीछे दीवानी थी। फिर आया औपनिवेशिक काल, जहाँ भारत सिर्फ कच्चे माल का एक सप्लायर बनकर रह गया। आज़ादी के बाद हमने खुद को बचाने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए, और फिर 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ हमने दुनिया के लिए अपने दरवाजे एक बार फिर खोल दिए। तो 1991 के उस बड़े फैसले के बाद आज की तस्वीर क्या है? आज भारत दुनिया को क्या बेच रहा है और दुनिया से क्या खरीद रहा है? सही कहूं तो यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये देखिए आज़ादी से पहले की तस्वीर। भारत जो कुछ भी एक्सपोर्ट करता था उसमें से 80% तो सिर्फ कच्चा माल था, जैसे चाय, जूट, कपास। मतलब हम अपनी चीजें उन्हें देते थे और वो उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे। और अब देखिए आज की तस्वीर, जमीन आसमान का फर्क है ना? आज हमारे एक्सपोर्ट्स का लगभग 75% हिस्सा बनी बनाई चीज़ों का है। इंजीनियरिंग का सामान, रिफाइंड पेट्रोलियम, दवाइयाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी बताते हैं। तो फिर वो व्यापार घाटा क्यों है जिसकी बात हमने शुरू में की थी? इसका जवाब इस चार्ट में है। हम जो भी इंपोर्ट करते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 30% कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, इन्हें चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही हमारे व्यापार घाटे की सबसे बड़ी वजह है। और ये घाटा कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 2023 के अनुमान के हिसाब से ये लगभग 150 अरब डॉलर का है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अच्छा, तो हमारा ये लेन देन किन देशों से सबसे ज्यादा होता है? हम अपने सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और फार्मा प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेचते हैं। वहीं हमारे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का सामान चीन से आता है। और यूएई खास तौर पर एनर्जी के लिए हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है। अब बात करते हैं उन रास्तों की जिनसे ये खरबों का व्यापार असल में होता है। ये है हमारे विशाल बंदरगाह और हवाई अड्डे। कह सकते हैं कि ये वो गेटवे हैं जो भारत को सीधे दुनिया से जोड़ते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कहता है। भारत का 95% व्यापार समंदर के रास्ते होता है, यानी हमारे बंदरगाह हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। चलिए भारत के पश्चिमी तट पर एक नजर डालते हैं। यहाँ कांडला और जेएनपीटी जैसे पावर हाउस पोर्ट्स हैं। ये विशाल बंदरगाह तेल के इंपोर्ट से लेकर दुनिया भर में जाने वाले हजारों कंटेनरों की शिपिंग तक सब कुछ संभालते हैं। और अब चलते हैं पूर्वी तट की ओर। यहाँ भी कोलकाता, पारादीप और चेन्नई जैसे ऐतिहासिक और बहुत ही अहम बंदरगाह हैं। ये पोर्ट्स लॉ एयर्स्क, ऑटो पार्ट्स और न जाने कितनी ही चीजों के व्यापार के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमने इतिहास देखा, आज की स्थिति को समझा, लेकिन अब सवाल ये है कि भारत के व्यापार का भविष्य कैसा दिखता है।
आगे क्या चुनौतियां हैं और कौन से बड़े अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, दुनिया भर में व्यापार के नियम बनाने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO करता है। भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहा है। इसका काम है व्यापार को आसान बनाना और देशों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाना। तो आगे की राह आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो है व्यापार घाटे को काबू में करना, और दूसरा, दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं उनके साथ तालमेल बिठाना। इसके लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं पर जोर दे रही है, ताकि देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान बने। साथ ही PLI जैसी स्कीम्स से कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या आत्मनिर्भर होने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर ग्लोबल इकोनॉमी से और गहराई से जुड़ना चाहिए? शायद इसका सही जवाब इन दोनों के बीच एक स्मार्ट बैलेंस बनाने में ही छिपा है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भी हो और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चले।